इमेजिन करो, रात का वक्त है, मक्का की गलियों में रोशनी का एक हल्का सा ग्लो है। मस्जिद अल हरम से अजान की आवाज गूंज रही है। लाखों लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, काबा की तरफ। लेकिन जब कोई पिलग्रिमेज आज मक्का आता है तो काबा की तरफ देखने से पहले उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। एक ऐसा टावर जो बादलों को चीर कर आसमान की तरफ जा रहा है। उसके ऊपर लगी है दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी। ये है मक्का रॉयल क्लॉक टावर, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे महंगी बिल्डिंग्स में से एक। कॉस्ट लगभग 16 बिलियन US डॉलर और लोकेशन इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह के बिल्कुल साथ। 2000 से पहले का मक्का इमेजिन करो। नैरो गलियां, छोटे छोटे होटल, पुरानी ओटोमन एरा बिल्डिंग्स और बीच में मस्जिद अल हरम। हर साल हज के दौरान यहाँ आने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही थी। कुछ लोग होटल्स न मिलने की वजह से दूर दूर रुकते थे। सऊदी रूलर्स के लिए ये एक टेंशन भी थी और एक मौका भी। यहीं से शुरुआत होती है द रीडेवलपमेंट ऑफ दिस होली सिटी। मस्जिद अल हरम के बिल्कुल पास ही एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की प्लानिंग की, जहाँ होटल भी हो, मॉल्स भी, अपार्टमेंट्स भी और एक ऐसा क्लॉक टावर जो पूरे शहर का नया लैंडमार्क बन जाए। इस प्रोजेक्ट के बनाने का मेन मकसद था पिलग्रिमेज यानी हज को और बेहतर फैसिलिटेट करना, और इंडोमेंट के थ्रू जो रेवेन्यू आएगा वो हरमैन के काम आएगा। लेकिन वहीं अंदर अंदर एक और रेस भी चल रही थी। दुबई बुर्ज खलीफा बना रहा था, एशिया में मेगा प्रोजेक्ट्स का क्रेज था। सऊदी अरब को भी एक ऐसा सिंबल चाहिए था जो वो दुनिया को दिखा सके और कह सके कि ऊंची बिल्डिंग्स बनाने में हम भी किसी से कम नहीं है। इसके साथ आता है सबसे बड़ा चैलेंज, एक 600 प्लस मीटर का टावर एक इतनी टाइट जगह पर कैसे खड़ा हो पाएगा। बेसिकली जहां आज ये टावर है वहां पहले एक हिली एरिया था। उस पूरे इलाके को ब्लास्ट करके, कट करके और उसको रीशेप करके इस टावर का फाउंडेशन बनाया गया। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स, स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स, हाई राइज एक्सपर्ट सब बुलाए गए। बिल्डिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को होस्ट करना था, इसलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर होटल्स, अपार्टमेंट्स, शॉप्स, प्रेयर हॉल्स सब डिजाइन किए गए। ग्रेजुअली 7 टावर्स का ये कॉम्प्लेक्स ऊपर उठने लगा। पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे सेंट्रल और सबसे ऊंचा था क्लॉक टावर। अब जरा टॉप पर चलते हैं, क्लॉक के पास। ये घड़ी कोई नॉर्मल घड़ी नहीं है। इसके हर क्लॉक फेस का डायामीटर 40 मीटर से भी ज्यादा है, जो लंदन की बिग बैन से मैनी टाइम ज्यादा है। डे टाइम में ये एक ह्यूज गोल्डन फ्रेम जैसा दिखता है, वहीं रात को LED लाइट्स और अरेबिक कैलीग्राफी के साथ ये पूरे मक्का के आसमान को लाइट अप कर देता है। इस क्लॉक के ऊपर एक और सिंबल है जो कि है क्रीसेंट मून। ये क्रीसेंट सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, इसके अंदर एक छोटा सा प्रेयर रूम भी बनाया गया है और इसको कार्बन फाइबर और हाई टेक मटेरियल से बनाया गया है ताकि ये तूफानी हवाओं और स्टॉर्म्स को हैंडल कर सके। इस क्लॉक टावर कॉम्प्लेक्स को नाम दिया गया है अबराज अल बैत कॉम्प्लेक्स, जो कि दुनिया के सबसे बड़े होटल कॉम्प्लेक्स में से एक है। पूरे कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे 5 स्टार लग्जरीज होटल हैं, जहां आपको एक रात रुकने के लिए $500 से ज्यादा देने पड़ सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जहां पे सबसे नीचे इबादत, बीच में एक कमर्शियल हब और ऊपर क्रिसेंट का सिंबल। कुछ लोग इस आर्किटेक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को स्पिरिचुअल कैपिटलिज्म कहते हैं, वहीं कुछ क्रिटिक्स इसको डिस्निफिकेशन ऑफ मक्का भी बोलते हैं। क्रिटिक्स इस कॉम्प्लेक्स को ऐसा क्यों कहते हैं, यही हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। मक्का में हर साल 20 लाख से ज्यादा पिलग्रिमेज दुनिया भर से आते हैं। वो सब लोग यहाँ आकर एक जैसे कपड़े पहनते हैं, जिसको व्हाइट एहराम कहते हैं, यानी जिसका मतलब ये है कि यहाँ आकर सब बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं दिखता। चाहे कोई CEO हो, लेबरर, किंग, बैगर, सब एक जैसे हैं। तब काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, यानी यहाँ अमीर, गरीब, काला, गोरा सब बराबर हैं। लेकिन जब इन होली सिटीज की रीडेवलपमेंट की गई तब वहाँ एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। यानी अब अगर कोई अमीर या वेल एफुलेंट पिलग्रिमेज मक्का आता है तो वो $500 पर नाइट के एक फेयर अमाउंट में स्टे करता है, जहाँ वो अपनी विंडो से काबा का एक एरियल व्यू ले सकता है, वो स्पा भी जा सकता है, फाइन डाइनिंग में खाना खाता है, एक लग्जरी मॉल में शॉपिंग करता है। उसी वक्त अगर एक मिडिल क्लास से कोई इंसान हज पर जा रहा है तो वो अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स जमा करके आखिरकार हज पर जाता है। उसका इतना ही बजट होता है कि वो मैक्सिमम $25 पर नाइट के होटल में रुक सकता है, जहाँ उसको वो सारी दूसरी लग्जरीज जो एक एफुलेंट आदमी को मैसर है वो उसको मैसर नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ दोनों का मकसद एक ही है, हज करना, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटस और ये कॉन्ट्राडिक्शन हज के कोर को मार देती है। अब मक्का में भी एक वर्टिकल हायरार्की बनती जा रही है, यानी आपके पास जितना ज्यादा पैसा है आप उतने अच्छे से हज कर पाएंगे, यानी आप जितना ज्यादा खर्च करोगे उतनी अच्छी मंजिल मिलेंगी आपको, यानी जितनी अच्छी मंजिल उतना बेटर काबा का व्यू, और जितना बेटर व्यू उतना ऑथेंटिक हज एक्सपीरियंस। अब ये इनइक्वालिटी वहाँ सिर्फ इस क्लॉक टावर के बनने से नहीं हुआ, बल्कि दोनों होली सिटीज
यानी मक्का और मदीना को जिस तरह से रीडेवलपमेंट और क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, वो किसी क्राइम से कम नहीं है। अब इसको समझने के लिए हमें आज से 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स के साथ जो कुछ हो रहा था उसके बारे में हमें हदीसों से काफी कुछ पता चलता है। हमें यह भी पता है कि प्रॉफिट ने कितनी परेशानियां झेली सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से। कुरैश के बड़े अमीर लोग, जिनमें बड़े बड़े ताजर और बहुत बड़ी बड़ी पावरफुल फैमिलियां जो फाइनेंशियली उस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मोहम्मद किसी नए रिलीजन को प्रमोट करें जो उनके डोमिनेंस को चैलेंज करे या फिर ये इक्वालिटी की बात करें। तब कुरैश के लीडर ने एक प्लान बनाया। एक दिन उतबा बिन राबे नाम का एक पावरफुल चीफ प्रॉफिट के पास गया और उन्हें जाकर कहा, सुनो, आप क्या चाहते हो? पैसा? हम आपको इतना पैसा देंगे कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। या फिर आप अथॉरिटी चाहते हो, कोई किंगडम चाहते हो, या फिर आप अपना एम्पायर चाहते हो, या फिर आपको किसी खूबसूरत बीवी की तलाश है, या फिर आपको कोई स्टेटस, रिस्पेक्ट, या फिर आपको सब कुछ चाहिए। हम आपको सब कुछ ऑफर कर रहे हैं, लग्जरी, कंफर्ट, पावर, एवरीथिंग ए पर्सन कुड वांट। फिर उसने प्रॉफिट से कहा कि इन सब चीजों के बदले में आपको बस इतना करना पड़ेगा कि आपको बस अपना ये दीन, ये मजहब छोड़ना पड़ेगा और आपको ये कहना पड़ेगा कि ये रिलीजन गलत है और आप हमारी तरफ वापस आ जाओगे। मतलब कंप्रोमाइज करो, अपना मॉरल सैक्रिफाइस करो और सब कुछ पालो, दुनिया की हर चीज। अल्टीमेटली प्रॉफिट ने इस ऑफर को बिना सोचे ही रिजेक्ट कर दिया और फिर इस पूरे इंसिडेंट को कुरान में भी मेंशन किया गया है, सूरह अल काफिरून में। इसी तरह बहुत सारे सहाबा यानी प्रॉफिट के फॉलोअर्स की भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो अपनी रिच फैमिलीज को छोड़कर हार्डशिप और पॉवर्टी में रहे लेकिन उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। ये था ज़ुहद, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर्स। ये था सैक्रिफाइस, दुनिया की हर लग्जरी से मुंह मोड़ना, और ये था इस्लाम के अर्ली ईयर्स का एसेंस। अब ये सब चीजें तो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी है या फिर किसी मौलाना से सुनी है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल तो हमने जाके मदीना और मक्का में देखना था कि कैसे एक विशाल रेगिस्तान में, एक हार्श और तपते हुए वेदर में ना खाने को कुछ मिल रहा है और ना रहने को कोई अच्छा घर, और इस सब के बावजूद भी इस जानलेवा टेरेन में वो लोग इस्लाम की वजह से हर एक आसाइश और लग्जरी को डिनाई करते रहे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। इसीलिए एटलीस्ट ये दो सिटीज यानी मक्का और मदीना एक म्यूजियम की तरह होने चाहिए थे, जहाँ जो चीज जैसे थी वैसे ही होनी चाहिए थी, ताकि बाहर से जाने वाले लोगों को भी फील हो कि प्रॉफिट और उसके कंपेनियंस की लाइफ आखिर थी कैसी। न कि आज हज या उम्रा पे जाने वाला एक इंसान जो एसी फ्लाइट में से उतरता है, एसी होटल में बैठता है, एसी के बीच में तवाफ करता है, नमाज पढ़ता है, शैतान को पत्थर मारता है, बल्कि आज तो ये हाल है कि मक्का में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि शैतान भी एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। हर एक हाजी को आज जूते पहन के घूमना है, हर जगह कूलर का पानी चाहिए, लस्सी चाहिए, फ्रूट जूस चाहिए, और फिर हर एक मोमेंट की सेल्फी भी। और फिर हम ये कहते हैं कि यार आज के हाजियों में तो वो बात ही नहीं रही जो पहले होती थी। और आज हज में भीड़ भी इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि हज को हमने एक लग्जरी ट्रिप बना दिया है। अगर मक्का और मदीना के एंशिएंट हेरिटेज को प्रिजर्व किया होता और उसे वैसी ही कंडीशन में रखा होता तो आज हज पे वही जाता जो सच में जाना चाहता है, न कि हज कोई एंजॉय ट्रिप होती जो कि अनफॉर्चुनेटली अब बन गया है। वहीं सऊदी के हुक्मरानों को हम द कस्टोडियंस ऑफ होली सिटीज कहते हैं। कस्टोडियन का काम होता है सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, न कि जो मन में आया वो करते जाना। इस डेवलपमेंट के चक्कर में 95% से ज्यादा हिस्टोरिकल साइट डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जो कि मुस्लिम हेरिटेज और मोनूमेंट्स को शरेआम बर्बाद करने जैसा है। मक्का और मदीना पूरी दुनिया के मुस्लिम्स की एक शेयर्ड ऑनरशिप का हिस्सा है, न कि सऊदी के हुक्मरानों की विरासत। यानी यहाँ जो भी होगा वो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स की मर्जी से होगा। लेकिन किसी नाम नेहाद मजार के टूटने पे रोने वाले मुसलमानों ने आज तक एक सवाल नहीं पूछा उन कस्टोडियन से कि आखिर ये तुम लोगों ने इस हेरिटेज या विरासत को क्यों दिन दहाड़े लालच और अयाशी की नजर कर दिया। खैर ये तब होता जब मुसलमानों में रेशनल नॉलेज आम होती। फिर वो अपने घर में सऊदी की ऊंची इमारतों की फ्रेम लगा के या अपने मोबाइल का वॉलपेपर या व्हाट्सएप डीपी लगा के फख्र महसूस नहीं करता, बल्कि चिल्ला चिल्ला के रोता कि कैसे कुछ लालची हुक्मरानों ने उसके इस्लामिक हेरिटेज को खत्म कर दिया और वो बस नात पड़ता रहा। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। तो सुनो, शहर मदीना में बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची हैं, बस वहाँ ना ही प्रॉफिट के कदमों के निशान बाकी हैं, ना ही उनका घर, ना ही वो हुजरा, ना ही वो रास्ते जिसपे वो आते जाते थे, ना ही वो सहरा जहाँ वो बकरियां चराते थे, ना ही वो पहाड़ जिन पर बैठ के वो मदीना को देखते थे, ना ही वो कब्रिस्तान जिनमें बैठ के वो दुआ मांगते थे, ना ही वो जमीन जिसपे बैठ के वो नमाज पढ़ते थे, ना ही वो मस्जिद जिसमें वो इमामत करते थे, ना ही वो गर्मी, ना ही वो प्यास, ना ही वो भूख, ना ही वो पत्थर जो वो पेट पर बांधते थे, ना ही वो रेत जिसपे चलकर
देखकर उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे, ना ही वो मशकीज़ें जिनसे वो पानी पीते थे, ना ही वो अरक के पेड़ जिससे वो मिसवाक बनाते थे। आज का शहर मदीना कुछ ऐसा है जहाँ बस प्रॉफिट की कब्र है और कब्र के अतराफ में इस कदर शानदार बिल्डिंग्स बन गई हैं कि बाहरी तौर से लोग कब्र को कम और बिल्डिंग्स को ज्यादा देखते हैं। लोग वहाँ एसी और कूलर के बिना नमाज नहीं पढ़ते। जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो ऐसे खाते हैं जैसे वो पिछले 1600 सालों से भूखे हैं, और फिर खाना खा के एसी के सामने ऐसे लेट जाते हैं कि जैसे अब वो अगले 1400 साल फिर नहीं उठने वाले। अब वहाँ हज और उम्रा के प्राइस में एक और फर्ज ऐड हो गया है, जो कि है सेल्फी तैयबा, जो कि हर दिन लेना फर्ज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई एंटी डेवलपमेंट हूँ। अगर सऊदी ने इतना अच्छा कम्प्लेक्स बनाया है, इतनी डेवलपमेंट किया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। देखो, अगर आज भी हाजियों को रेत पर चलना पड़ता, टेंट में रहना पड़ता, 45 डिग्री में मशकीज़े से पानी पीना पड़ता, दोपहर की गर्मी में तवाफ करना पड़ता, नमाज पढ़नी पड़ती, और फिर उसी गर्मी में बैठे शैतान को अगर एक सच्चा मोमिन एक छोटा सा कंकर भी मारता तो उस शैतान के साथ इस मोमिन का नफ्स भी मर जाता। तब शायद इस दुनिया में हाजी कम होते, लेकिन जो भी होते वो वेल क्वालिफाइड होते, और शायद सऊदी अरब के बादशाहों में भी थोड़ा इस्लाम बाकी रह पाता। और हो सकता है कि फिर गुलाफे काबा का एक हिस्सा अगर एप्स्टीन को दिया जाता, जिसका वो डोरमैट बनाकर अपने घर में रखता, तो पूरी दुनिया के मुसलमान कस्टोडियंस ऑफ मक्का और मदीना से जवाब मांगते। अब सऊदी अरब के अयाशी पसंद हुक्मरान ये सब क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन इन नालायकों से ये तो पूछो कि भाई अगर तुम लोगों ने अपने शौक को पूरा करने के लिए ये सब फालतू डेवलपमेंट नहीं की होती तो वहाँ इतनी क्राउड भी नहीं होती। हज करने वही जाता जो सच में जाना चाहता है, और इसमें सऊदी बादशाहों का वो खर्चा भी बच जाता जो उन्होंने इस्लाम के हेरिटेज के कब्रिस्तान के ऊपर इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे किया है। हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ देशों में मस्जिदें तोड़ी जाती हैं। दुनिया भर से मुसलमान आवाज उठाते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जब सऊदी के किंग ने इन 2 सिटीज की रीडेवलपमेंट के दौरान एंशिएंट टाइम की मसाजिद तोड़ी, जो कि मुसलमानों का सबसे कीमती असासा थी, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, बल्कि मैक्सिमम मुसलमान तो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि मक्का में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है, वहाँ कितनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, वहाँ कितनी ज्यादा सफाई है, वहाँ कितने बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं, वहाँ ऐसी लाइटिंग है, वहाँ ये है, वहाँ वो है। इन मुसलमानों से मेरा ये सवाल है कि अगर आप लोगों की यही प्रायोरिटीज हैं तो ठीक है, फिर क्यों जाते हो मक्का और मदीना? बल्कि हर एक मुल्क को ये चाहिए कि वो अपने किसी शहर में कोई मॉडर्न फुल्ली एयर कंडीशन सिटी बना दे, ये लोग वहीं हज कर लेंगे। अब ये सिर्फ एक हेरिटेज लॉस नहीं है, ये एक क्राइम है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये जो होली सिटीज थी अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप में होती तो वहाँ लोगों को जाकर एक स्पिरिचुअलिटी फील होती, एक कनेक्शन फील होता प्रॉफिट से, उनके फॉलोअर से, और शायद वो 1400 साल पीछे का सोच सकते थे, और फिर जो उन्होंने हदीस में जो दूसरी किताबों में पढ़ा था शायद वो सब अपनी आंखों से वहाँ होता हुआ देख सकते थे। लेकिन अब एक आम इंसान वहाँ जाके क्या फील करता है? बड़े बड़े शीशे के टावर्स, शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स और लग्जरी होटल। वो इकबाल ने कहा था ना कि रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली ना रही। आज का कोई इकबाल इस इस्लामिक हेरिटेज के कब्रिस्तान पे खड़ी इन ऊंची ऊंची इमारतों को देखेगा तो साथ में ये भी कहेगा, रह गई हज की सेल्फी, नफ्स दुनिया की कुर्बानी ना रही, बन गई हवस की बिल्डिंग्स, इस्लाम की कोई निशानी ना रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें। हाँ, अगर आप मेरे किसी पॉइंट से इख्तिलाफ रखते हो या फिर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। शुक्रिया।